एक ऐसी साईफाई कॉलोनी जिसे समझना ही सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि इस कॉलोनी में लोग आते हैं, सेक्स करते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। और आज के इस मूवी में हम समझते हैं इस कॉलोनी के ही रहस्य को। कहानी की शुरुआत में ही एलिस, बेनी और मार्गरेटा को दिखाया जाता है। वो सभी शराब की ग्लास लेकर डांस कर रहे होते हैं। उनके पति उन्हें चेयर अप कर रहे होते हैं। सभी बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती कर रहे होते हैं और अपने जीवन का आनंद उठा रहे होते हैं। तभी अचानक से ही एलिस और उसके हस्बैंड यानी कि जैक को दिखाया जाता है। वो दोनों गाड़ी लेकर निकल चुके हैं और वो गाड़ी में बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती कर रहे हैं। इवन वो गाड़ी के अंदर ही रोमांस कर रहे होते हैं। सुबह हो चुका होता है, नाश्ते को दिखाया जाता है। इधर एलिस जो कि जैक के लिए नाश्ता बना रही होती है। जैक उसे किस करता है और अपने काम के बारे में बोलना शुरू करता है। जैक बोलता है कि आज का सारा दिन मैं बिजी रहने वाला हूँ। इधर एलिस को दिखाया जाता है। एलिस जो कि एक घरेलू औरत है, वो जैक के लिए हर दिन खाना बनाती है। जैक के साथ वो अच्छा खासा समय बिताती है। यही सारी चीज़ें हमें दिखाई जा रही होती है। वो एक ऐसे कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पर हर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हैं। औरतें घर का काम कर रही होती हैं और हर एक मर्द जो कि बाहर जाकर काम कर रहे होते हैं, जैसा कि पुराने युग में हुआ करता था। सभी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। बहुत सारी गाड़ियों को दिखाया जाता है। इधर एलिस को दिखाया जाता है। वो घर के काम में पूरी तरह से व्यस्त हो जाती है। वो घर की साफ सफाई कर रही होती है। एलिस मार्केट जाती है। वहाँ पर जाकर वो डांसिंग क्लास ज्वाइन करती है। वो डांस सीखने की कोशिश करती है, जैसा कि हर एक औरतें करती हैं। वैसे ही दिनचर्या एलिस का भी होता है। तभी दिखाया जाता है कि अचानक से ही डांस टीचर वहाँ पर आ चुकी होती है, शैली, जो कि सभी को डांस सिखाया करती है। तभी शैली एक नए स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करती है। सभी उससे इंट्रोड्यूस्ड होते हैं और इधर शैली सभी की पोस्चर को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एलिस के पोस्चर को शैली ठीक करती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिस और बेनी जो कि एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, वो रात की पार्टी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी अचानक से ही बेनी के बच्चे जो कि उसे परेशान कर रहे होते हैं, बेनी अपने बच्चों को समझाने के लिए वहां पर जाती है। इधर एलिस को दिखाया जाता है। एलिस जो कि कपड़े धोकर सुखा चुकी होती है, कपड़ा सूख चुका होता है, इसी वजह से वो कपड़े को सूंघ रही होती है। तभी अचानक से ही मार्गरेट को दिखाया जाता है। मार्गरेट जो कि अकेले चुपचाप खड़ी है एक जगह पर। बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके से वो खड़ी है, इसीलिए एलिस को कुछ अजीबोगरीब भी लगता है उसे देखकर। एलिस खाना बनाने के लिए जैसे ही अंडे बाहर निकालती है, वो हर एक अंडा फोड़ कर देखती है। उस अंडे के अंदर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हर एक अंडा फोड़ने के बाद वो जैसे ही देखती है कि कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा आश्चर्यचकित होती है। रात हो चुकी होती है। जैक अपने काम से वापस आ चुका होता है। एलिस जैक के लिए डिनर बना चुकी होती है। जैक और एलिस रोमांस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक पूल, जहाँ पर सभी बैठे हुए हैं। बेनी और एलिस भी वहाँ पर बैठी हुई है। वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं और वो अपने पति के बारे में भी बातचीत कर रहे होते हैं। तभी एलिस को कुछ अजीबोगरीब विजन्स दिखाई देते हैं। इसी बीच अचानक से ही एलिस अपने कॉलोनी के मिनिएचर को देख रही होती है। वो अपने कॉलोनी के मिनिएचर को और अपने कॉलोनी के हर एक रास्ते को ठीक तरह से देख रही होती है। अचानक से ही बेनी की एंट्री हो जाती है। बेनी एलिस को लेकर चली जाती है और वो पार्टी में सभी से घुल मिलना शुरू कर देते हैं। सभी बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर रहे होते हैं। सभी एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। लड़कियां एक तरफ बात कर रही होती हैं, लड़के दूसरे तरफ बात कर रहे होते हैं। एक अलग तरह की माहौल वहां पर पैदा हो जाती है। अचानक से ही हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है। फ्रैंक वही बंदा है जो कि इस कॉलोनी का रचयिता है। इधर शैली को दिखाया जाता है। शैली जो कि सबको इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि आप सब यहाँ पर आके खुश तो हैं। तभी मार्गरेट को दिखाया जाता है। मार्गरेट जो कि थोड़ी बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रही होती है। मार्गरेट का पति उसे पकड़कर वहां से लेकर चला जाता है। फ्रैंक सबके सामने आता है और अपनी बात रखनी शुरू करता है। वो कहता है कि बाहर की दुनिया बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ऐसे बंजर जगह पर क्यों हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए हैं ताकि हम अपने खुशियों को समेट सके। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वो सिर्फ और सिर्फ खुश ही रहता है। इसी बीच वो एक आदमी से पूछता है कि तुम क्या यहाँ पर खुश है? वो कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है। इसीलिए फ्रैंक कहता है कि जो भी यहाँ पर आता है वो हमेशा खुश ही रहता है, इसीलिए हमने ये जगह बनाई है। बहुत सारे धूल मिट्टी आपको नज़र आ सकती है, लेकिन खुशियों की कमी आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी बीच वहाँ पर दो नए मेंबर्स को भी दिखाया जाता है। फ्रैंक उनका स्वागत करता है। फ्रैंक और शैली पति पत्नी है। वो एक दूसरे को किस करते हैं और कहते हैं कि जाओ अब तुम लोग सब जाओ, अपनी मौज मस्ती करो। इसी बीच सभी वहां से चले जाते हैं। एलिस को दिखाया जाता है। वो मार्गरेट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। मार्गरेट जो कि अपने आप को मार देने की बार बार धमकी दे रही होती है। ये बात सुनकर एलिस को बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें एलिस और जैक को दिखाया जाता है। एलिस और जैक अपने प्लानिंग कर रहे होते हैं।
तभी अचानक से ही एलिस और जैक अपनी प्लानिंग कुछ कर रहे होते हैं। तभी जैक थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और इसी बीच अचानक से ही फ्रैंक को भी दिखाया जाता है। फ्रैंक की जो कि उनके घर के अंदर घुस आता है, इवन उनके प्राइवेट टाइम के अंदर वो घुस आता है, लेकिन एलिस फ्रैंक को देखकर भी नजरअंदाज कर देती है। फ्रैंक थोड़ी देर वहां पर खड़ा रहता है और फिर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि औरतें स्विमिंग पूल के पास खड़ी हैं और वो मार्गरेट के बारे में बातचीत कर रही हैं। बेनी बोलती है कि मार्गरेट बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब औरत है। वो बोलती है कि मैंने उसे कुछ दिन पहले डेजर्ट में चलते हुए देखा, वो एक छोटे से प्लेन के साथ खेल रही होती है। ये सारी बातें सुनकर एलिस थोड़ा बहुत हैरान जरूर होती है, लेकिन ये सारी बातें सुनकर वॉयलेट को कुछ भी फील नहीं होता है। सुबह हो चुकी होती है, एलिस फिर से अपने हर दिन का काम कर रही होती है। अचानक से ही वो बाजार जाने के लिए एक बस पकड़ती है। बस के सारे पैसेंजर्स उतर जाते हैं और वो अकेले बस में बैठी हुई रहती है। तभी बस का ड्राइवर पूछता है कि आप कहाँ उतरेंगे मैम? वो कहती है कि ये बस जहाँ तक जा रही है मैं वहीं तक जाऊंगी। इसी बीच अचानक से ही एलिस को एक प्लेन नजर आता है। प्लेन के पीछे से धुआं निकल रहा होता है। एलिस कहती है कि तुम्हें क्या वो प्लेन नजर आ रही है? ड्राइवर कहता है कि नहीं, मुझे कोई भी प्लेन नजर नहीं आ रही है। एलिस कहती है कि वो प्लेन वहां पर क्रैश हो चुका है, हमें वहां पर जाना चाहिए, लेकिन ड्राइवर कहता है कि सॉरी, हमें वहां पर जाने की कोई इजाज़त नहीं है। ड्राइवर उसे वहीं पर उतार कर चला जाता है। एलिस दौड़ते हुए उस प्लेन तक किसी भी तरह से पहुंचना चाहती है। एलिस डेजर्ट के रास्ते अकेले चल रही होती है। सुनसान रास्ता, गर्मी उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है, लेकिन वो किसी भी तरह से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहती है। वो पैदल चलते चलते उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर जाकर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। ऊपर वो चढ़ती है और चढ़ने के बाद उसे एक गुंबद नज़र आता है। गुंबद को वो बड़ी आश्चर्यचकित से देख रही होती है। वो गुंबद के किनारे पहुंचती है और गुंबद के अंदर धीरे धीरे जाने की कोशिश करती है। वो घबरा रही होती है कि अंदर में असल में क्या होगा। वो गेट के पास चुपचाप खड़ी रहती है। वो गेट के ऊपर जैसे ही हाथ लगाती है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। सारी चीजें कुछ अजीबोगरीब तरीके से दौड़ रही होती है। तभी अचानक से ही एलिस को उसके बेडरूम में दिखाया जाता है। एलिस घबरा कर उठ जाती है। वो इधर उधर देखती है, उसे कुछ भी ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा होता है। वो सोच रही होती है कि वो अचानक से यहाँ पर कैसे पहुंची। इधर जैक को दिखाया जाता है जो कि डिनर बनाने में बिजी होता है। एलिस बोलती है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंची? जैक बोलता है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंची मतलब तुम तो दिन भर यहीं पर हो, तुम तो आराम कर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही डिनर बनाती हूँ। एलिस प्लेन क्रैश के बारे में पूछती है, लेकिन जैक कहता है कि शायद ये तुम्हारे दिमाग का कोई वहम है। जैक अपने बातों में एलिस को भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस के दिमाग में तो सिर्फ वही चीज चल रही होती है कि वो प्लेन गया तो गया कहाँ। सुबह हो चुकी होती है, जैक अपने काम पर निकल चुका होता है। तभी वो एक कांच को बार बार साफ कर रही होती है। तभी वो देखती है कि वो कांच उसे दबाए जा रहा है। उसका दम घुटने लग जाता है। तभी अचानक से ही सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। ये चीज़ देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब लगती है। फ़ोन रिंग कर रही होती है। वो फ़ोन पर बातचीत कर रही होती है। उसे बताया जाता है कि डांस क्लास आज बहुत जल्दी है, इसीलिए तुम जितनी जल्दी हो सके पहुंचो। वो तुरंत डांस क्लास पहुंच जाती है। इसी बीच वो डांस कर रही होती है कि उसे अचानक से ही मार्गरेट की तस्वीर नजर आती है। वो धीरे धीरे मार्गरेट के सामने जाती है। वो देखती है कि मार्गरेट अपने आप को मार मार कर घायल कर रही है और ये देखकर एलिस बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो चीखती है, लेकिन सभी एलिस की तरफ बड़ी आश्चर्यचकित तरीके से देख रहे होते हैं। एलिस इन चीज़ों को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब लगता है। वो घर की तरफ भागती हुई चली आती है। तभी मार्गरेट को दिखाया जाता है जो कि छत के ऊपर खड़ी रहती है। मार्गरेट अपनी जान ले लेती है और वहां से गिर जाती है। ये चीज़ देखकर एलिस बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो चिल्लाना शुरू करती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड के लोग एलिस को वहां से पकड़कर लेकर चले जाते हैं। एलिस अपने पति से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक हर चीज़ इग्नोर करता हुआ चला जा रहा होता है। जैक कहता है कि आराम करो, तुम्हारे दिमाग का ये फितूर है। एलिस इस बात को किसी भी तरह से मानना नहीं चाहती है। एलिस जानती है कि उसने जो भी चीज़ें देखी वो सारी चीज़ें उसने रियल देखी, इसमें किसी भी तरह का कोई भी इल्यूशन नहीं था। जैक और एलिस के साथ अच्छी खासी बहस हो रही होती है। तभी एलिस को दिखाया जाता है, रात हो चुकी है। वो टीवी देख रही होती है, लेकिन उसका ध्यान दूसरी तरफ चल रहा होता है। तभी एलिस अपने आप को देखती है कि वो पानी के अंदर डूबती चली जा रही है। तभी अचानक से ही उसे होश आता है और वो अपने आप को एक खिड़की के किनारे पाती है। सुबह हो चुकी
है, नॉर्मल सी जिंदगी फिर से चालू है। एलिस ब्रेकफास्ट बनाती है, लेकिन अचानक से ही उसके दिमाग में क्या ख्याल आता है पता नहीं, लेकिन वो एक पेपर अपने मुंह पर लपेट लेती है, जिसकी वजह से उसका दम घुटना शुरू हो जाता है और वो पेपर फाड़ देती है, जिसकी वजह से वो सांस लेना भी शुरू कर देती है। इसी बीच डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर उनके प्रेशर को मेजर करते हैं, लेकिन डॉक्टर बस इतना ही कहते हैं कि थकान की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, तुम्हें थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए। तभी एलिस डॉक्टर के फाइल को देखती है, उस पर कुछ सिक्योरिटी टाइप का कुछ लिखा हुआ रहता है। उसे देखकर एलिस थोड़ा आश्चर्यचकित होती है। डॉक्टर के साथ एलिस की बातचीत होती है। डॉक्टर के साथ एलिस बहुत ही सिंपल तरीके से बात करती है, ताकि डॉक्टर किसी भी तरह का कोई अंदेशा ना लगा सके कि उसके ऊपर एलिस शक कर रही है। डॉक्टर वहीं पर बैग भूल जाता है। वो उस बैग को खोलती है, लेकिन अचानक से ही डॉक्टर वहां पे वापस आ जाता है और एलिस उस बैग को डॉक्टर को थमा देती है। एलिस खिड़की से देखती है कि डॉक्टर जा चुका है या फिर नहीं। इसी बीच वो मार्गरेट के फाइल को खोलती है, लेकिन मार्गरेट के फाइल की हर एक चीजों को मिटा दिया जाता है। इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो फाइल को जला देती है और ड्रिंक ले रही होती है। इसी बीच एलिस को कुछ अजीबोगरीब फील हो रहा होता है। उसे फिर से कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही होती है। अचानक से ही वो अपने आप को एक बाथ टब में पाती है। वो सोच रही होती है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची। ऐसी चीजें उसके साथ बार बार हो रही होती है। वो रात में कहीं और सोती है तो सुबह कहीं और उठती है। यही सारी चीजें उसके साथ हो ही रही होती है। इसी बीच जैक की एंट्री होती है। जैक एलिस को बोलता है कि चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। एलिस बोलती है कि तुमने तो मुझे इस पार्टी के बारे में बताया ही नहीं। जैक बोलता है कि हमने बात की थी, लेकिन तुम्हें हो सकता है कि इस बारे में याद नहीं है। इसी बीच दोनों रेडी होकर पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी का माहौल बहुत ही ज्यादा खुशनुमा होता है। सभी मौज मस्ती कर रहे होते हैं। इसी बीच डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर जो कि एक कॉर्नर में बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी वायलेट को दिखाया जाता है। वायलेट जो कि स्टेज पर डांस कर रही होती है। एलिस के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मार्गरेट की बात ही चल रही होती है। उसके आंखों के सामने बार बार मार्गरेट ही आ रही होती है। इधर वायलेट भी डांस कर लोगों का मनोरंजन कर रही होती है। फ्रैंक को दिखाया जाता है। फ्रैंक बहुत ही ज्यादा चेयर अप कर रहा होता है। फ्रैंक अपने कॉलोनी के बारे में बोल रहा होता है और लोगों को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट कर रहा होता है। सभी फ्रैंक की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हैं और सभी फ्रैंक के लिए तालियां भी बजा रहे हैं। इसी बीच जैक को बुलाया जाता है। फ्रैंक कहता है कि जैक ये एक ऐसा बंदा है जिसने मेरे हर काम में सहायता की, और इस बात को सुनकर एलिस बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसका पति भी फ्रैंक के साथ मिला हुआ है। वो पहले ही समझ चुकी होती है कि इस कॉलोनी में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज़ चल रही है, लेकिन वो असल में अजीबोगरीब चीज़ क्या है इसे वो किसी भी तरह से पता लगाना चाहती है। इसी बीच फ्रैंक जैक को एक अंगूठी पहनाता है और कहता है कि अब से तुम हमारी इस कॉलोनी के परमानेंट मेंबर हो। इधर जैक को दिखाया जाता है। जैक जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो बहुत ज़्यादा डांस कर रहा है स्टेज पर। इधर एलिस को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में जाकर अपने आप को ही कोस रही होती है। इधर अचानक से ही बेनी आ जाती है। बेनी उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मार्गरेट के बारे में जो भी चीज़ें हुई है वो पूरी तरह से भूल जाओ। अगर तुम नहीं भूलती हो तो हो सकता है कि मार्गरेट के बाद तुम्हारी बारी आ जाए। एलिस अब अपने आप को धीरे धीरे शांत कर रही होती है। तभी जैक की एंट्री होती है। जैक गुस्से में है, इसी वजह से वो एलिस से बात नहीं करता है और वो जाकर चेयर पर बैठ जाता है। तभी एलिस कहती है कि मैंने उससे बस कुछ सवाल जवाब किए और वही सवाल जवाब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरे लग रहे थे, ऐसा क्यों? वो जैक से भी सवाल करती है, लेकिन जैक के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। एलिस बोलती है कि हम इस कॉलोनी को छोड़ कर निकल जाएंगे, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें चल रही होती है। एलिस अपने बात पर पूरी तरह से अड़ी हुई रहती है और एलिस की बात जैक मानने के लिए तैयार भी हो जाता है। दोनों ही कॉलोनी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों को ही गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है, लेकिन जैक अचानक से ही बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। ये बात सुनकर एलिस को थोड़ी हैरानी होती है। तभी दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो कि एलिस को पकड़कर लेकर चले जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिस को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं। एलिस को बहुत सारे शॉक दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एलिस की हालत धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। ऑपरेशन के टेबल को दिखाया जाता है। तभी अचानक से ही दिखाया जाता है कि एलिस एक्चुअल में एक डॉक्टर है। वो दिन रात काम कर रही होती है। इधर जैक को दिखाया जाता है। जैक जो कि घर पर बैठा हुआ दिन रात वीडियो गेम खेलता है। इधर एलिस जो कि दिन रात काम कर रही होती, लगभग वो 30 घंटे की शिफ्ट कर चुकी होती है, लेकिन उसके बाद भी जैक उसे सोने नहीं देना चाहता है। एलिस इतना कहती है कि मैं लगभग 30 घंटे तक ड्यूटी कर चुकी हूँ, अब मुझे सोने की ज़रूरत है। जैक ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। जैक सोच रहा होता है कि उसे उसकी पत्नी भाव नहीं देती है और ये बात जैक को बहुत ही ज़्यादा बुरी भी लगती है। जैक को अचानक से ही कंप्यूटर पर दिखाया जाता है। इधर फिर से उसी डॉक्टर के चेहरे को दिखाया जाता है। सुबह हो चुकी है। सुबह सारी चीज़ें नॉर्मल दिखाई जाती है। एलिस पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। जैक जो कि मैन ऑफ द हाउस बन चुका है। बेनी को दिखाया जाता
जाता है। बेनी और एलिस दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, तभी बच्चों को दिखाया जाता है। बच्चे वहां पर आते हैं और एलिस के साथ खेलते हैं। तभी एलिस को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। एलिस जैक को बाय बोलती है और घर के अंदर चली जाती है। वो दिन भर औरतों वाले काम कर रही होती है, जैसा कि हर एक औरतें घर में किया करती है। तभी अचानक से ही जैक आता है काम से वापस और जैक एलिस के साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। यही सारी चीजें उसकी रेगुलर लाइफ बन चुकी होती है। तभी अचानक से ही एलिस को कुछ अजीबोगरीब विजन्स दिखाई देते हैं। जैक को दिखाया जाता है जो कि एक गेमर है, दिन भर वो गेम ही खेलता है, वो काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। इसी बीच जैक के प्रीवियस लाइफ को दिखाया जाता है कि वो अपने प्रीवियस लाइफ में क्या करता है। वो प्रीवियस लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बैठे रहता है और गेम्स खेला करता है। तभी एलिस को भी दिखाया जाता है। एलिस के ऊपर कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। जैक एलिस के ऊपर कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। इधर जैक को फिर से दिखाया जाता है जैक जो कि अपने ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। कुछ अजीबोगरीब मशीनें चलती हैं जिसकी वजह से एक अजीबोगरीब हेलुसिनेशन पैदा होता है, जिसकी वजह से हमें फिर से नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहां पर दिखाया जाता है कि एलिस उल्टियां कर रही है। एलिस को सारी चीज़ें याद आ चुकी होती है। वो समझ चुकी होती है कि ये सारी की सारी चालें एक्चुअल में जैक की हैं। वो जैक के हाथ से किसी भी तरह से बच के बाहर निकल जाना चाहती है। जैक कहता है कि ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमने अपने आप को खुश रखने के लिए किया है। जैक अपने आप को एक मर्द साबित करना चाहता है, इसी वजह से वो एलिस को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है। उसके रियल लाइफ में एलिस एक्चुअल में काम कर रही होती है और जैक को एलिस पाल रही होती है और ये बात जैक को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। इसी वजह से जैक एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पर औरतें घर का काम करे और मर्द बाहर का काम करे। ये सारी बातें अब एलिस समझ चुकी होती है। एलिस उसे बार बार ब्लेम कर रही होती है, लेकिन जैक उसके साथ रहने की भीख मांग रहा होता है। एलिस जैक को माफ कर भी देती है, लेकिन अचानक से ही एलिस को ऐसा लगता है कि जैक की मेंटलिटी बहुत ही ज़्यादा छोटी है। वो औरतों को सिर्फ और सिर्फ दबा कर रखना चाहता है। तभी जैक एलिस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जैक के सर पर वार करती है। तभी अचानक से ही बेनी आ जाती है और वो देखती है कि जैक घायल पड़ा हुआ है। बेनी कहती है कि तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं भागती हो तो तुम्हारा हाल सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। एलिस बेनी को छोड़कर नहीं जाना चाहती है, लेकिन बेनी उसे पूरी तरह से मजबूर करती है और बोलती है कि तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। पीटर को दिखाया जाता है। पीटर एलिस को रोकने की कोशिश करते हैं। इधर सभी फैमिली में कुछ ना कुछ मारामारी चल रही होती है। सभी औरतें अब पूरी तरह से जाग चुकी होती है क्योंकि सभी औरतों के दिमाग से वो फितूर निकल चुका होता है। एलिस ठीक हो चुकी होती है, इसी वजह से सारी औरतें भी ठीक हो चुकी होती है। फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। इधर बेनी आती है और बेनी कहती है जितना जल्दी हो सके भाग जाओ। एलिस गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। सभी मर्द उनका पीछा कर रहे होते हैं। इवन सिक्योरिटी गार्ड के लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो सभी एलिस को किसी भी तरह से पकड़ना चाहते हैं क्योंकि अगर उन्होंने एलिस को ठीक कर दिया तो हो सकता है कि उनकी कॉलोनी फिर से ठीक हो जाए। लेकिन एलिस अपनी गाड़ी को लेकर वहां से किसी भी तरह से भाग जाना चाहती है। एलिस बहुत ही ज़्यादा तेज गाड़ी चला रही होती है। वो किसी भी तरह से उस टावर तक पहुंचना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो उस टावर तक पहुंच जाए तो वो सारी चीज़ें ठीक कर देगी। गाड़ी का पीछा किया जा रहा होता है। कुछ गाड़ियाँ एलिस को टक्कर मार रही होती है। एलिस फिर भी नहीं रुकती है और वो बिंदास गाड़ी चलाए जा रही होती है। तभी अचानक से ही डॉक्टर सामने से आ रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि एलिस को रोकने की कोशिश करो। एलिस अचानक से ही ब्रेक मारती है जिसकी वजह से गाड़ी में एक्सीडेंट होता है और इन तीनों की मौत हो जाती है। एलिस गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। फ्रैंक और शैली को दिखाया जाता है। फ्रैंक अब बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके पास अचानक से ही एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन में कहा जाता है कि एलिस गाड़ी लेकर भाग रही है। फ्रैंक एलिस को रोकने के लिए जा ही रहा होता है कि अचानक से ही फ्रैंक की वाइफ ही फ्रैंक के ऊपर हमला कर देती है और फ्रैंक को वहीं पर मार देती है। सारी औरतें अब जाग चुकी होती है। सारी औरतों के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें की गई थी जिसकी वजह से उनका दिमाग एक अलग जगह पर पहुंच जाए और वो सिर्फ और सिर्फ औरतों का ही काम करे। फाइनली एलिस गुंबद के सामने पहुंच चुकी होती है। वो गुंबद के गेट के सामने खड़ी रहती है। तभी दिखाया जाता है कि जैक उसे प्यार कर रहा है, लेकिन उन सारी चीज़ों को वो पूरी तरह से इग्नोर करती है और वो गुंबद के दरवाजे को छू लेती है। अचानक से ही कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई जाती हैं। सारी चीज़ें फ्लैशबैक में चली जाती है। सारे फ्लैशबैक वाली चीज़ें दिखाई जाती हैं और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।